हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 12 मार्च 2025 को यानी कल आप सभी का हिंदी का पेपर है और इस हिंदी पेपर के लिए संपूर्ण रामबाण पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। जो आपके पेपर में अपठित गद्यांश, व्याकरण संबंधी प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न, जो प्रार्थना पत्र, विज्ञापन, किस प्रकार से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, वो आपको प्रश्न इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। फुल पेपर का सोल्यूशन यानी संपूर्ण पेपर का हल आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कल का संपूर्ण एज इट इज जो पेपर है वो आप सभी के सामने है। और यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए जो प्रश्न है उनका उत्तर बताना है। तो ऐसा ही प्रश्न आपको कल के पेपर में आपको मिलने वाला है, ऐसा ही पैसेज आपको एक अपठित जो गद्यांश है वो आपको मिलेगा। देखिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। कैसी जिंदगी? साहस यानी करेज, ठीक है, करेज। ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। कैसी होती है? बेखौफ होती है, बिना किसी डर की जिंदगी होती है। साहसी मनुष्य ही पहली पहचान है ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और इस प्रकार से एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें अपठित जो है यहाँ पर गद्यांश है उसके दिए गए जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको जो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये नोट करना है कि उसका उचित उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। उचित शीर्षक की पहचान करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जनमत की उपेक्षा, साहसी मनुष्य, मनुष्य और जिंदगी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो उपयुक्त शीर्षक है तो हमने यहाँ पर बार बार पढ़ा है। साहसी मनुष्य की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि वह बेखौफ होता है, वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। तो इस प्रकार से साहसी मनुष्य की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ब ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी जिंदगी होती है दरियादिली की, साहस की, हास्य की या उदारी की। तो साहस की होती है क्योंकि इस गद्यांश में इसी का डिस्कस हुआ है, इसी का सारांश दिया गया है। दुनिया की असली ताकत होता है कमजोर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, साहसी व्यक्ति या फिर रुग्ण व्यक्ति। तो साहसी जो व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? दुनिया की असली ताकत होता है। देखिए, ये पेपर आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको हुबहू एग्जाम कल के पेपर में ऐसा ही पैसेज, आपको ऐसा ही जो गद्यांश है वो आपको देखने को मिलने वाला है। झुंड में नहीं चलता। देखिए, झुंड में भेड़ नहीं चलती, भैंस नहीं चलती, सिंह नहीं चलता, सियार नहीं चलता। तो बिल्कुल ही सिंपल है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता है, भेड़ झुंड में चलती है, भैंस होती है झुंड में चलती है, सियार झुंड में चलता है, लेकिन शेर हमेशा अकेला होता है। और इसमें शेर का हास्य साहसी व्यक्ति से लिया गया है। साहसी व्यक्ति की पहचान बताई गई है सिंह की, ठीक है। क्रांति करने वाले लोग कैसे होते हैं? वीर होते हैं, साहसी होते हैं, बलवान होते हैं या फिर योद्धा होते हैं। तो कैसे होते हैं? साहसी व्यक्ति, क्रांति करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल ही सही है। इसी प्रकार से देखिए, अकेला होने पर मग्न कौन रहता है? सियार रहता है, भेड़ रहता है, भैंस रहती है या सिंह रहता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शेर है वो मग्न रहता है अकेला होने पर। उसके बाद आपको मिलेगा एक अपठित पद्यांश, यानी पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और दिए गए प्रश्नों को आपको क्या करना होगा? हल करना होगा। उसमें भी पहला प्रश्न आएगा वो आपको उचित शीर्षक वाला मिलेगा। ध्यानपूर्वक आपको पद्यांश को पढ़ेंगे तभी आप उपयुक्त शीर्षक की पहचान कर पाएंगे। देखिए, पठित अपठित पद्यांश है। फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई शाती, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायित फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। इस प्रकार का एक आपको पठित पद्यांश दिया गया है और अपठित पद्यांश दिया गया है। और अब इसका उचित जो शीर्षक क्या होगा? जीवन की शाह, नई राह, सुमन के पथ या फिर गैल ऐशुति शैल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पहले हो जाएगा यहाँ पर जीवन की राह, जीवन की चाह। यानी इस अपठित पद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? जीवन की शाह। इसी पद्यांश पर आपको आधारित दिए गए जो प्रश्न है वो आपको हल करने होंगे। काफी महत्वपूर्ण पद्यांश है पेपर के लिए। अब दिए गए इस पद्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फूल प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक बताया गया है, कठोरता का प्रतीक बताया गया है, संकटों का या फिर सुंदर कल्पनाओं का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसी प्रकार से प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कोमलता का प्रतीक बताया गया है, यानी फूल को कोमलता का जो प्रतीक है वो बताया गया है। देखिए गैल अशुद्धि से तात्पर्य क्या है, पद्यांश में एक जो है पंक्ति आई थी गैल अशुद्धि करके, तो उसका आशय है कि जिस रास्ते पर आज तक कोई गया नहीं, जिस रास्ते पर आज तक कोई गया नहीं, जो उस रास्ते से कैसा है, अछूता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा द ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं अब आपको जो यहाँ पर एक विज्ञापन तैयार करना होगा। देखिए विज्ञापन का क्या फॉर्मेट रहेगा, और विज्ञापन के लिए मैं 2 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और उन दोनों प्रश्न में से ही आपको कल के पेपर में विज्ञापन से संबंधित आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा। देखिए नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था समूह जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की जो बिक्री है उसके हेतु आपको क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। क्या करना है, एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर है इस संस्था का नाम नव अंकुर विधवा महिला सहायता समूह जयपुर, ये सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, विज्ञापन बनाने के लिए एक फॉर्मेट आपको तैयार करना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट में क्या क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार का एक फॉर्मेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको विज्ञापन में सबसे पहले तो नव अंकुर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नव अंकुर, ठीक है, विधवा महिला सहायता समूह जयपुर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रदर्शनी यानी कारपेट की बिक्री है तो कारपेट प्रदर्शनी, ठीक है, कारपेट प्रदर्शनी यहाँ पर लिखेंगे आप, टॉपिक किस संबंधित है विज्ञापन। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे दिनांक। ध्यान से देखिए फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, चाहे किसी भी टॉपिक पर आए आप आसानी से कर सकते हैं, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए। तो यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है, ठीक है, क्या दिनांक है। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे जो भी है कि भाई सुनहरा अवसर है, ठीक है, कितने कोई ऑफर वगैरह है तो 30% की छूट वगैरह है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि संस्था में हस्तकरण निर्मित सुंदर व कलात्मक कारपेट बिक्री हेतु प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें पधार कर एक बार आपको सेवा का मौका अवश्य देना है। उसके बाद नीचे स्थान है, जो भी है, समय है, वो आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक यहाँ पर है सिंपल दिया गया है जो कि आ सकता है आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित जो उपयोगी सामग्री बिक्री है तो क्या बनाना है, आपको एक विज्ञापन बनाना है। फॉर्मेट एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सुनहरा अवसर, उसके बाद विद्यालय में SUPW शिविर में जो अनुपयोगी जो भी सामग्री थी उससे निर्मित उपयोगी जो सामग्री है उसकी बिक्री हेतु एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आप सभी उचित मूल्य पर आप क्या कर सकते हैं, उस सामग्री को खरीद सकते हैं आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, स्थान वगैरह आप आसानी से लिख पाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है विज्ञापन के लिए। उसके बाद देखिए प्रार्थना पत्र के लिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली का छात्र मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को भौतिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। सेवा में से शुरू करें, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली। विषय लिखेंगे तो शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए। उसके बाद मान्यवर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप मान्यवर। उसके बाद लिख सकते हैं कि सादर निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी जो छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, इससे हमारा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत सारी आप बातें लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरफ, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो भी नाम है, कक्षा है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, इस प्रकार से लिख के आप अच्छे से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आपको टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ मुहावरे देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, आपको सीधा कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। आंख बंद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 100% 2 मुहावरे आपको मिलेंगे, और लोकोक्तियाँ भी हैं तो 2-3 लोकोक्तियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। आंख बंद होना यानी मर जाना। आंख बंद होने का अर्थ क्या होता है, मर जाना। ध्यान से समझना है। आंखों में चरचो फूलना, आंखों में चरचो फूलने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक ज़्यादा हर्ष होना। ठीक है ना। आंख बदलना का अर्थ होता है विरोध में होना। कहाँ होना, विरोध में होना। आंख लड़ जाना यानी प्रेम हो जाना। आंख लड़ जाती है ना, क्या हो जाता है, प्रेम हो जाना। ठीक है ना। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। ठीक है, बहुत थक जाना। ठीक है। अंगारों पर पैर रखना। अब अंगारों पर जब आप पैर रखेंगे तो संकटपूर्ण कार्य करवाना। यदि आप
संकटपूर्ण कार्य करवाएंगे तो ही अंगारों पर क्या रखेंगे, पैर रखेंगे। उसके बाद है कि अंधे के हाथ बेटर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, स्वस्थ रहना, ठीक है, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के कल के पेपर के लिए, ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक का अर्थ नोट जरूर करिएगा। आकाश के तारे तोड़ना, अब आकाश के आप तारे तोड़ सकते हैं, ठीक है, आकाश है, आकाश के क्या तोड़ना, तारे तोड़ना, यानी क्या करना, असंभव कार्य करना। आकाश से आप तारे नहीं तोड़ सकते हैं, असंभव कार्य करना। आपे से बाहर होना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपे से बाहर हो जाते हो कभी कभी, तो किसी के व्यवहार से उत्तेजित होकर क्या करना, अपना होश खो जाना, ठीक है। उसके बाद है आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ा संकट आना, आसमान टूट जाना, बहुत बड़ा जो है संकट आना। उसके बाद है आसन डोलना, अपना आसन क्या करना, डोलना, विचलित हो जाना। उसके बाद है आंसू पीना, ठीक है, आंसू का पीना, आंसू पीते हो, ठीक है, आंसू पीना यानी चुपचाप दुख सहन करना। उसके बाद है गुल्लर का फूल देना, किसका फूल दे रहे हो आप, गुल्लर का, यानी अदृश्य कभी दिखाई न देना, गुल्लर का फूल देना होना यानी कभी भी दिखाई न देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, चिड़िया उड़ रही है लेकिन पहचान रहे हो, यानी थोड़े से संकेत से सब कुछ जान जाना, ठीक है, थोड़े से आपको संकेत मिलने चाहिए, आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। उल्टी गंगा बहना यानी परंपरा के विपरीत कार्य करना, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 आंसू रोना काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुरी तरह रोना, बहुत ही ज़्यादा रोना। ऐट पर चलना, ठीक है ना, गर्व करना। उल्टे चूरे से मुड़ना यानी ठग जाना। एक ही थैली के चट्टे यानी बट्टे सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। एक आंख से देखना यानी सभी को बराबर समझना, एक आंख से देख रहे हो मतलब सभी को आप बराबर समझ लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं कल के पेपर के लिए, रामबाण पेपर है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अब हम कुछ बात करेंगे लोकोक्तियाँ संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, गवाह सुस्त मुद्दई सुस्त, ठीक है, गवाह सुस्त मुद्दई सुस्त यानी स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना, ये इसका यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद है घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, ठीक है, घर में तो दाने नहीं है लेकिन बुढ़िया चली भुनाने, ये भुनाने हैं, ठीक है, पुनाने यानी झूठा दिखावा करना, क्या करना, झूठा दिखावा करते ना, तो इसके लिए लोकोक्ति उपयोग होती है कि घर में नहीं दाने लेकिन बुढ़िया चली भुनाने। तन पर नहीं लता पान खाए अलवता, तन पर लता नहीं है लेकिन पान खाए अलवता यानी झूठा दिखावा करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। 9 की 9 बांस का लहंगा झूठा दिखावा करना, ये भी है, ठीक है। इन तीनों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 एक जैसे आपको यहाँ पर लोकोक्तियाँ मिल रही है। चिराग तले अंधेरा यानी दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अज्ञान में रहना, आप खुद को ज्ञान नहीं लेकिन क्या दे रहे हो, दूसरों को उपदेश दे रहे हो। छिल के घोंसले में मांस कहाँ, छिल का घोंसला है और मांस कहाँ है, तो भूखे के घर में भोजन मिलना क्या है, असंभव है, यानी छिल खुद भूखी है और उसके घोंसले में कभी भी मांस नहीं हो सकता। चटमंगनी पटव्याय, तो चटमंगनी तुरंत कार्य संपादित होना। उसके बाद है कि पड़े फारसी बेसे हुए तेल देखो, ये विदना कुदरत का खेल देखो, ठीक है, तो शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना, ठीक है, ये है। उसके बाद है यादें से फर्जी भयो टेढ़ो जाए, यानी छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराते घमंड में लग जाता है। यादें से फर्जी भयो टेढ़ो जाए, यानी जब उसको एक बड़ा पद मिल जाता है, छोटे से आदमी को बड़ा पद मिल जाता है तो वो घमंड में हो जाता है। 52 तोले 52 रत्ती, यानी बिल्कुल ठीक या सही हिसाब करना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, घर आए नाग ना पूजे बाबी पूजन जाए, देखिए काफ़ी है कि अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। आप अवसर आने पर तो क्या कहते हैं, ध्यान नहीं देते हो, और जब अवसर नहीं होता है तो आप ध्यान देते हो, ठीक है। जादू वही जो चिढ़ चढ़ कर बोले, ऐसा जादू जो चिढ़ पर चढ़ कर बोला, यदि उपाय वही अच्छा होता है, यही कारगर हो जो काम में आए। जैसी बहे बाहर पिट तब तेजी दीजे, ठीक है ना, यानी समय अनुसार कार्य करना। तिल देखो तिल की धार देखो, तिल की धार देखो, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम की प्रतीक्षा करना। देव आलसी पुकारा, यानी आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। देव आलसी पुकारा, यानी देवी देवता को कौन पुकारता है, आलसी भी पुकारता है, वो क्या होता है, ज़्यादा भाग्यवादी होता है।
दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं। दमड़ी की जो हांडी होती है उसको भी ठोक बजा कर लेते हैं, पैचों की छोटी चीज़ भी परख कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। आपको 100% कल के पेपर के लिए इस लोकोक्तियों में से एक भी लोकोक्ति बाहर नहीं आने वाली है। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जो गुड़ खाए सो कान सिंधाए, ठीक है ना। तो लाभ के लालच में कष्ट सहना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ यानी अराजकता में सुनवाई न होना, बड़ों की भी चोटी की न चुनना, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान यानी आधे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति क्या होता है, अधिक खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान, माने तो देव नहीं मानो तो पत्थर, ठीक है। विश्वास फलदायी होता है, विश्वास फलदायी होता है। इसका अर्थ होता है कि विश्वास जो होगा वो कैसा होगा, फलदायक होगा, लाभदायक होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध के टॉपिक है और इन्हीं निबंध टॉपिक पर जो है आपको कल के पेपर में निबंध मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। आपको पॉइंट भी दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उन पर क्या करनी है, व्याख्या करनी है। पॉइंट वाइज निबंध को लिखना है। आपको रामायण महाभारत की कथा में आपको निबंध को नहीं लिखना है, विशेष ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के पेपर में इससे बार कोई निबंध नहीं आएगा, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव, ठीक है, ये भी है। राजस्थान में गहराता संकल्प जल संकट है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की क्या उपयोगिता है। उसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा है, ठीक है। डिजिटल राजस्थान है, डिजिटल राजस्थान है, ठीक है। शिक्षा में नई जो पहल हो रही है उसको लेकर भी आ सकता है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान करके भी एक आ सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कल के पेपर में ये निबंध देखने को मिलेंगे। अब कुछ लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपको कल के पेपर में वो मिलेंगे। देखिए, माता का आंचल पाठ में बालक भोलानाथ व बाबूजी के मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता है, उसको सोदाहरण समझाना है। तो देखिए, भोलानाथ जो था इसका मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ। और देखिए, एग्जाम के पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको सटीक और स्पष्ट आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तभी आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो भोलानाथ के पिता एक बहुत ही सज्जन और स्नेही पिता थे, ठीक है। और उनके दिन का आरंभ भी क्या होता था, भोलानाथ की शादी क्या होता था, शुरू होता था। यानी उनके पिताजी और उनकी जो मित्रता थी बहुत ही गहनीय थी, बहुत ही अच्छी थी। उसे नहलाकर पूजा पाठ करवाना, उसका अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उनकी बाल सुलभ जो है क्रीड़ा से वो प्रश्न होते थे, ठीक है। इसी प्रकार से उनके स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता था। उसकी जरा ही पीड़ा हो जाती थी, यदि भोलानाथ के थोड़ा भी पीड़ा हो जाती थी, ठीक है ना, थोड़ा भी कष्ट हो जाता था, तो वो तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते थे। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर उन्हें माफी मांगकर अपनी साथी ले आते हैं। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों को देखते हुए इनका माता का आंचल पाठ में जो भोलानाथ और बाबूजी के बीच में जो मित्रवत जो प्रेम बताया गया है, बहुत ही क्या है, वात्सल्य है, उसमें वात्सल्य उभरता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए। माता का अचल रचना में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है, उसको भी आपको चौदाहरण बताना है। तो देखिए, लेखक का जो बचपन होता है वो कैसा होता है, ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ होता है, ठीक है। कोई शहरी वाला जो परिवेश वाला नहीं होता है। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में जीवों के प्रति आस्था की जो भावना है, जैसे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना है, माता पिता बालकों से अधिक लगाव रखते थे। तो पिता बालक के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते खट्टा मीठा चुब्बन मांगकर प्यार जताते, उसके साथ खेल खेलते थे। माता उन्हें पशु पक्षियों की कहानियां सुनाकर खाना खिलाते थे। इस प्रकार आज की तुलना में देखा जाए तो माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही कम समय, बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, लेकिन आज नहीं करते हैं। ये जो है यहाँ पर बताया गया, इसका चित्रण किया गया है। उसके बाद देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए। तो किसको करते थे, तो ये करते थे भगत कबीर जी को। किसको करते थे, भगत जो है कबीर जी को क्या कहकर संबोधित करते थे, साहब कहकर संबोधित करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कैसी थी, तो उनका जो वेशभूषा थी, ठीक है, तो बहुत ही गोरे रंग के थे, आयु 60 से ऊपर थी, पके हुए बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी रखते थे, कम कपड़े पहनते थे, कमर में लंगोटी और सिर पर
कबीरपंथी टोपी लगाते थे, चर्दी में काली कंबली ओढ़ते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की कंठी पहने एकदम साधु सा लगते थे। भगत का ये क्या था, व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा थी। रामवृक्ष बेनीपुरी की व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालना है। तो देखिए इनका जन्म होता है वो बिहार के मुजफ्फर जिले में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो जन्म होता है वो बिहार के मुजफ्फर जिले में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनीपुर गांव है, कौन सा गांव में होता है, बेनीपुर गांव में। कब होता है, 1899 में होता है। जीवन के आरंभिक इनका जो रहा हुआ है, जो समय रहा है, बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। 10वीं तक इनकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में, ठीक है, 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की उन्होंने गांव से। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और उनका जो मृत्यु हो जाती है वो 1968 में यहाँ पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार के मुजफ्फर के बेनीपुर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के पेपर के लिए। और भी हम एक मॉडल पेपर लेकर आएंगे, तो ये सभी प्रश्नों को अच्छे से क्या करना है, याद करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए। इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर निशान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन